आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आज ये 6वां वीडियो है जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, समुद्र के कानूनी संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCLOS के अनुसार राज्य अपने समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार की हकदारी इस प्रकार होगी। पहला है समुद्र तट से 3 मील प्रादेशिक जल तक। बी है पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील। और सी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के रूप में 200 मील। और डी है उपयुक्त तीनों क्षेत्राधिकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और C तीनों हो जाएगा, अर्थात 3 मील प्रादेशिक जल तक और पोत परिवहन हेतु समुद्र तट से 12 मील तक और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो EEZ के रूप में 200 मील तक होती है। इन सभी पे समुद्र के कानूनी संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा समुद्री जल पर क्षेत्राधिकार का हकदारी इसी तरीके से बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त में से तीनों क्षेत्राधिकार इसका माना जाता है। नेक्स्ट है सर जॉन चिलकॉट आयोग ने दोषी पाया है। सर जॉन चिलकॉट आयोग ने दोषी पाया है। तो ए है अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के आक्रमण में यूनाइटेड किंगडम का आचरण। बी है वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। और सी है वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण करने के लिए अमेरिका को। डी है सीरिया पर आक्रमण करने के लिए रूस को। ये सर जॉन जो चिलकॉट आयोग ने दोषी किसको पाया है, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2003 में इराक युद्ध पर यूके का आचरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है वाशिंगटन कंसेंसस निम्नलिखित में से क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो वाशिंगटन कंसेंसस है ये क्या नहीं है। तो यहाँ पे है कि राजकोषीय अनुशासन, बी है कर सुधार, सी है वित्तीय तथा व्यापार उदारीकरण और डी है राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है ये हो जाएगा, देखिए सूची से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें 2 सूचियाँ दी गई है, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में जो दिया गया है ABCD, तो सूची 2 में जो 1, 2, 3 और 4 है इसी से मिलान करना है। तो पहला है कि शांति प्रस्ताव के लिए एक होना, अर्थात एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव इसको कहा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा जो राइट हो जाएगा ऑप्शन 4, 1950। स्वेज संकट, तो जो स्वेज संकट है 1956 में इस तरीके से संकट आया था। तो इसका हो जाएगा तीसरा। इराकी हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव है वो हो जाएगा 2002। और कोसोवो में UN मिशन, तो इसका हो जाएगा सीधा 1999 में। तो इसका जो बन रहा है देखिए ए का 4 हो जाएगा और बी का जो 3 हो जाएगा और सी का 2 फिर 1। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे सूची से संबंधित प्रश्न है, तो इसको देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना। पारंपरिक हथियार कटौती संधि, तो पारंपरिक हथियार कटौती संधि जो है 1990 अर्थात 3। और सामरिक हथियार कटौती संधि फर्स्ट, तो हो जाएगा 1991। और सामरिक हथियार कटौती संधि सेकेंड, तो हो जाएगा 1993। और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है इसे CTBT बोला जाता है, ये हो जाएगा 1996।
तो यहाँ पे एक का जो 3 है, दो का जो बी का, एक का 3, बी का 4 और सी का 2 और फिर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो यूएसएसआर है इसको बोला था, देश था, इसको बोला था कि पूर्व सोवियत संघ। तो इसी को वो कौन राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पे है जॉन एफ कैनेडी, रोनाल्ड रीगन और रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रीगन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अपारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे पड़ोसी की नीति का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो भारत के पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित अच्छे जो पड़ोसी की नीति का श्रेय है वो दिया जाता है, वो है इंद्र कुमार गुजराल को। देखिए यहाँ पे दिया है पीवी नरसिम्हा राव, ये अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी भी है, लेकिन इस तरीके की नीति को इंद्र कुमार गुजराल को ही ये उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रिटानी विचारधारा यानी कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म, ब्रिटानी विचारधारा से संबंधित है? तो यह है रेनेहोल्ड, नीबूहर, फिर एन जे स्पाइकमैन, फिर क्विंसी राइट है, हेडबुल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेडबुल, इसका हेडबुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? तो इसका दिया है कि ए है राज्य प्रमुख राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, फिर भी है कि प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है और राज्यों की सापेक्ष नीतियों का मापन किया जा सकता है, फिर है डी है राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राज्य जो है ये दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। तो शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा ये नहीं है, बाकी सब है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किन किन देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी करने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? इसका हो जाएगा भारत और चीन दोनों और स्वीडन। तो यहाँ पे भारत और चीन दोनों ये देश जो हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उत्सर्जन में कमी लाने को विधिक रूप से अनिवार्य किए जाने वाले प्रस्ताव को क्या कर दिया था, ये अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो ये कौन है, भारत भी है और चीन भी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति की शुरुआत की? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति की शुरुआत किसने की थी? तो मिखाइल गोर्बाचोव, एन ख्रुश्चेव हैं और एल ब्रेझनेव हैं और जोसेफ स्टालिन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एन ख्रुश्चेव, एन ख्रुश्चेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत, देखिए यहाँ पे कि इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ होता है कि विश्व में अप्रकट घटनाएं अब नहीं होगी। दूसरा है कि वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा। और तीसरा है यानी कि सी, सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है और सैद्धांतिक संघर्ष नए उत्साह के साथ होगा। ये इतिहास का अंत यानी कि शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया था, जिसका क्या अर्थ बताया गया है? तो इसका है कि सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं।
सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इतिहास का अंत। किसने कहा था, फ्रांसिस फुकुयामा ने। नेक्स्ट है कि शांति के कार्यक्रम के लिए नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था। नाटो की भागीदारी का उद्देश्य था। तो ये है कि पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना। बी है कि बोस्निया के सर्बो यानी कि सर्बिया की समस्या सुलझाना। और सी है यूगोस्लाविया के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही कार्यान्वित करना। और डी है सीरिया में अल असद शासन के विरुद्ध कार्रवाई करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भूतपूर्व पूर्वी गुट के राज्यों को इस संगठन में शामिल करना क्या हो जाएगा, नाटो की भागीदारी का उद्देश्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। तो विवरण पढ़ें कि देखिए निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। तो किसको माना जाएगा, तो देखिए पहला कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन। फिर भी है कि वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना। फिर है कि 1991 कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा स्वतंत्र होने की घोषणा। फिर डी है वर्ष 1989 में बाल्टिक राज्यों में स्वतंत्रता हेतु बड़े पैमाने पर विद्रोह। तो इसमें जो शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत किसे माना जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को ये गिरा दिया गया। क्लियर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय अर्थात ईसी का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया था। तो इसका हो जाएगा कि मास्ट्रिक्ट संधि, रोम की संधि, लिस्बन की संधि, नाइस की संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्ट्रिक्ट की संधि। इस संधि में क्या हुआ था कि यूरोपीय समुदाय का नाम बदल करके क्या किया गया, यूरोपीय संघ किया गया है। ईयू पहले क्या था, समुदाय, ईसी था, अब क्या हो गया ईयू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा कि नहीं है। WHO, ISF, IMF इसको बोला था। फिर FAO, फिर यहाँ है ओपेक। तो संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी। ये जो है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है, बल्कि ये खाड़ी देशों का आपस में एक तेलों का, जो खाड़ी देश है जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है, उन लोगों का अपना एक संगठन है। अफ्रीकन संगठन इसको बोला जाता है। पूर्वी पश्चिमी एशियाई देशों का संगठन। नेक्स्ट है दिया गया कि पराश्रितता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान करें, और यहाँ पे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कि उपनिवेशों के विकास को श्वेत व्यक्ति के बोझ के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल नहीं। तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। औद्योगिक और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होता है, बिल्कुल नहीं है। विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों में पराश्रितता की स्थिति बनाए रखा, तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा 2 और 4, बाकी क्या है ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 और 4। देखते हैं 2 और 4 ये किसका है, तो 2 और 4 ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर दिया कि सूची 1 संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल
फिर है उनका कार्यकाल। तो इसको मिलान भी करना। कोफी अन्नान, तो जो कोफी अन्नान है इनका जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक इनका कार्यकाल था। फिर है बुतरस बुतरस घानी, तो बुतरस बुतरस घानी जो है संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल है। तो ये इनका कार्यकाल कब था? इनका कार्यकाल था ये जनवरी 1992 से सितंबर 1996 तक। तो बुतरस बुतरस घानी हो जाएंगे ऑप्शन 4। फिर जेवियर पेरेज द कुल्लार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन जनवरी, अर्थात जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। फिर कुर्त वाल्दहीम, तो कुर्त वाल्दहीम जो है जनवरी 1972 से लेकर के दिसंबर 1981 तक। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो किससे किससे मिलान हो रहा है, तो एक का यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद बी के 4, उसके बाद से 2, फिर 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची फिर दिया गया है, यह है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो जो सूची 1 में है वो लेखक का नाम है और सूची 2 जो है वो है विचार। इमैनुअल वालरस्टीन, तो इमैनुअल वालरस्टीन हो जाएगा पराश्रितता का सिद्धांत। फिर वाल न्यूमैन, तो जो वाल न्यूमैन है वो हो जाएगा खेल सिद्धांत। फिर मार्गेनथाउ जो है यथार्थवाद, और फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत। तो इसके हिसाब से जो है जो एक का कोट में इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 4, फिर 2 का ए, फिर है 3 का 3, उसके बाद से फिर 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कारण और कथन से संबंधित प्रश्न है। देखिए दिया है कि अभिकथन ए है और उसका कारण आर दिया गया है और इसका सही उत्तर चुनना है। तो ए है अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकारों को समर्थन दिया है, बिल्कुल सही है। अमेरिकी जो विदेश नीति है ये लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन दिया है। समय समय पर भी इसका कारण समय समय पर सैनिक व्यवस्थाओं को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया है, सैनिक व्यवस्थाओं को, ये सही है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या ये नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव, अर्थात शांति के लिए एकता प्रस्ताव इसको बोला जाता है। तो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको ट्रूमैन प्लान, अमेरिकन प्लान, एचेसन प्लान और आइजनहावर प्लान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एचेसन प्लान। एचेसन प्लान को शांति के लिए एकता प्रस्ताव बोला जाता है। एचेसन प्लान क्या बोला जाएगा? शांति के लिए एकता प्रस्ताव। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत? शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो यहाँ पे दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी विचारधारा का, फिर बी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी विचारधारा का, फिर सी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पारंपरिक विचारधारा का, और डी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का। इसका किसका महत्व? शक्ति संतुलन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इरिस एल क्लाउड जू के अनुसार, इलिस एल क्लाउड जू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के प्रबंधन का साधन या डिवाइस नहीं है? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ये नहीं है, तो कौन नहीं है? शस्त्र नियंत्रण, सामूहिक नियंत्रण, शक्ति संतुलन और विश्व सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शस्त्र नियंत्रण। इसका राइट आंसर शस्त्र नियंत्रण। नेक्स्ट है यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई थी?
एब्रॉड देखते हैं कि इस यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के कारण आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, देखिए वर्साई की संधि दिया है, वियना कांग्रेस दिया है, फिर वेस्टफेलिया संधि दिया है, फिर बर्लिन कांग्रेस दिया है, बर्लिन कांग्रेस दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेस्टफेलिया संधि, वेस्टफेलिया संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया है शब्दावली दिया है जो सूची 1 में है और विषय वस्तु दिया है जो सूची 2 में है, और इसको क्या करना है, मिलान करना। तो इसको एकदम खींच के थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि सब दिखे। देखिए भला इधर दिख रहा है लेकिन ये सब दिखना चाहिए। तो यहाँ पे है कि निवारक राजनय, तो निवारक राजनय जो है वो 3 है। इनमें विश्वास निर्माण उपाय, तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों की निवारक तैनाती शामिल है। तो जो ए है उसका हो जाएगा ऑप्शन 3, ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर शांति निर्माण, तो शांति निर्माण में ये हो जाएगा कि यह अंततः शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शत्रु पक्षों को सहमत कराने के लिए किया जाता है। तो बी का क्या हो जाएगा, 4। फिर शांति स्थापना, शांति स्थापना जो हो जाएगा ये शास्त्रीय शांति स्थापना जैसा है। इसका तात्पर्य सभी पक्षों की सहमति के साथ संयुक्त राष्ट्र के बल की तैनाती। तो ये हो जाएगा 3 का सीधा 1। और उत्तर संघर्ष शांति निर्माण, तो उत्तर सशस्त्र शांति निर्माण जो होगा उत्तर संघर्ष शांति निर्माण हो जाएगा। इसमें हिंसा को आगे भड़कने से रोकने और शांति को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत सुविधाएं का विकास संभव होता है। तो जो डी है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे देखिए जो मिलान होगा वो बनेगा 1 का 3 हो जाएगा। देखिए 1 का 3 और 2 का जो 4 बनाए थे उसके बाद से देखिए इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कथन से संबंधित प्रश्न है। अभिकथन है कि गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्ष नीति जो है शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आर है कि गुटनिरपेक्ष देश निर्वंशीय और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है, तो यहाँ पे जो बनेगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक का सही व्याख्या नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, और इस प्रश्न का इस सेट का इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, और पूरे सीरीज ही नहीं पूरे सेट ही पूरी सीरीज का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी कि राज्य जो है वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है। देखिए यहाँ पे राज्य वैश्वीकरण की उच्च शक्ति के समक्ष पीछे हट रहा है, ये किसी ने घोषणा की थी। तो ये हो जाएगा कि मैकलीन एवं मैकमिलन नहीं है, जॉर्ज श्वार्ज़नेगर ये भी नहीं है, और केनेथ वाल्ज ये भी नहीं है, सुसन स्ट्रेंज। तो जो सुसन स्ट्रेंज जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस सीरीज में इसके अलावा अन्य जो सीरीज था उसमें सभी में हम लोगों ने 25-25 प्रश्नों को हल किए हैं, लेकिन ये जो सीरीज है सबसे लास्ट अर्थात 6वां सीरीज है, इसमें हम 25 की जगह पे हम लोग 27 प्रश्नों को हल किए हैं, क्योंकि 2 25-25 करेंगे तो 2 बच जाएगा लास्ट में, तो कोई मतलब नहीं होगा। उस 25 को इसमें मिला करके 27 कर दे रहा है, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। तो ये आज ये सेट जो सीरीज चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो इस संबंध का 6वां सेट होने के बाद से ये पूरा का पूरा ये सीरीज आज समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।